नमस्कार बच्चों, मैं राकेश चौहान एनवीरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय तीसरा। हमारे चल रहा था मृदा अभिक्रिया। इससे पहले हमने इस अध्याय के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आप नए हैं तो तीनों पार्ट जाके देखें, जिससे ये पार्ट आपके लिए आसानी से समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 हमारे चल रहा है, यानी कृषि रसायन, कक्षा 12 कृषि रसायन। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था जो मृदा के पीएच मान को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे, वो भी इंपॉर्टेंट था। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, उभय प्रतिरोध। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? उभय प्रतिरोध यानी बफर। आगे बढ़ेंगे हम बफर विलयन क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस वर्ड का अर्थ होना चाहिए, आपको आना चाहिए उभय। उभय का अर्थ होता है कॉमन, दोनों चीजें आनी चाहिए। जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मृदा अभिक्रिया, तो अभी तक इस चैप्टर में हमने अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के बारे में जानकारी जानी है। यानी उभय प्रतिरोध का अर्थ यहाँ पे ये होगा, केवल अगर मैं उभय की बात करूं बच्चों, केवल अगर मैं इस वर्ड की बात करूं उभय, उभय का अर्थ होता है कॉमन यानी दोनों। ये दे सकते हो आप, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है x² + x = 2, तो इस साइड में से कॉमन कौन सी चीज आ रही है? x। दोनों में आ रहा है x + 1 = 2। यानी यहाँ पे x किसका कार्य कर रहा है? उभय यानी कॉमन का कार्य कर रहा है x। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे उभय प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ होता है, अगर फिजिक्स में हम बात करें, यहाँ पे लिखा हो प्रतिरोधक, तो उसी से प्रतिरोध से बना है। किससे बना है ये प्रतिरोधक? वर्ड किससे बना है? प्रतिरोधक। जो ये प्रतिरोधक वर्ड है ये बना है प्रतिरोध से। किससे बना है? प्रतिरोध। और जनरल साइंस में अगर बात करें, प्रतिरोध का अर्थ होता है बच्चों विरोध करना। क्या अर्थ होता है? विरोध। तो यहां पे आगे लगा हुआ उभय। उभय का अर्थ है, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे अम्ल और साथ में पढ़ रहे थे क्षार। तो यहां पे अगर अम्ल और क्षार दोनों विरोध करेंगे, दोनों विरोध करेंगे, इसका अर्थ इसी से रिलेटेड करके आपको समझना है। तो मैं बात करूं उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चों। उभय प्रतिरोधक वह पदार्थ होते हैं, या आप वह विलयन ले सकते हो, या वह पदार्थ होते हैं जिसकी उपस्थिति से आपके पास कोई भी विलयन है, अगर उस विलयन में आपके पास कौन उपस्थित है? उभय प्रतिरोधक उपस्थित है, तो आप उस विलयन के मान, इस विलयन के पीएच मान, उस विलयन के पीएच मान को अगर परिवर्तन करना चाहते हो, तो बच्चों ध्यान देना, जो विलयन का पीएच मान है वो परिवर्तन कैसे होगा? जैसे हमारे पास कोई भी अम्लीय विलयन है, क्या है? ध्यान देना बच्चों, क्या है हमारे पास? अम्लीय विलयन। अब इसके पीएच में परिवर्तन कब होगा? जब आप इसमें और ज्यादा क्या मिलाओगे? कुछ ना कुछ अम्ल मिलाओगे। अगर हमारे पास कोई क्षारीय पदार्थ है, ध्यान देना बच्चों, अगर कोई क्षारीय विलयन है, मैं बात कर रहा हूं, अब इसके पीएच में कब परिवर्तन होगा? जब इसमें कोई आप ऐसी चीज मिलाओ, कौन सी चीज मिलाओ? कोई ना कोई क्षारीय चीज मिलाओ। क्या मिलाओ? कोई ना कोई क्षारीय चीज। तो यहां पे बात हो रही है उभय प्रतिरोध की। तो वह पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में उपस्थित हो, तो उस विलयन के पीएच मान परिवर्तन के लिए अगर आप उसमें कितना ही अम्लीय मिलाओ, कितना ही क्षारीय मिलाओ, यानी अम्ल और क्षार मिलाने पर भी उसके पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी उनका जो पीएच मान है वो स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो इसकी साधारण सी डेफिनेशन क्या आएगी बच्चों आपके सामने? उभय प्रतिरोध परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा की अगर मैं बात करूं, उभय प्रतिरोध, उभय प्रतिरोध या उभय प्रतिरोधक वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से, जिनकी उपस्थिति से, जिनकी उपस्थिति से किसी विलयन के, किसी विलयन के पीएच मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो नॉर्मल सी परिभाषा, अगर और इसको डिटेल से समझना चाहो, अर्थात किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार मिलाने पर उस विलयन की पीएच मान, उस विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है या अर्थात प्रतिरोध करता है। क्या करता है? प्रतिरोध करता है। उसे उभय प्रतिरोधक कहते हैं। उसे उभय प्रतिरोधक कहते हैं। यहां तक बात आई समझ में? अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो और भी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम में परिभाषा भी पूछा जा सकता है, इसका परिभाषा डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी, और ये बफर विलयन क्या होता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। बफर क्रिया क्या होती है, हम आगे सब एक एक चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने केवल और केवल एक परिभाषा समझी है, उसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसके माध्यम से आपको इसकी डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। देखना बच्चों, जैसे आपके पास ये कोई बीकर वगैरह है जिसे पात्र बोलते हैं आप, इसके अंदर कोई विलयन है। क्या है बच्चों? ये कोई भी आपके पास क्या है? विलयन। और हम जानते हैं बच्चों, एक विलयन में क्या होता है? विलेय और साथ में क्या होता है? विलायक। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन। विलेय प्लस विलायक। अब मैं बात करूं, ये विलयन है हमारे पास, मैं मान रहा हूं कौन सा विलयन है, मैंने माना है कौन सा विलयन है? अम्लीय। अब जब विलयन अम्लीय है तो आप सब जानते हो अम्लीय विलयन में पीएच मान होता है, जो पीएच मान है 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। और अगर आप इसमें क्या मिला रहे हो? अम्ल मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? अम्ल मिला रहे हो। अम्ल कम मात्रा में मिला रहे हो, नॉर्मल। जब तक बहुत ज्यादा नहीं लोगे तो इस विलयन का जो पीएच मान है, पीएच मान क्या होगा? यहां पे यही कहलाता है उभय प्रतिरोध। पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक वह पदार्थ होते हैं जिस विलयन में वे उपस्थित होते हैं। अगर उस विलयन में आप कितना ही अम्लीय मिलाओ, कितना ही क्षारीय मिलाओ, बहुत ही अधिक मात्रा में मिलाओगे तब तो चेंज होगा, लेकिन अम्ल और क्षार मिलाने के कारण अगर इसमें आप अम्ल मिलाओगे तो पीएच मान बढ़ना चाहिए। बढ़ने का अर्थ है पीएच मान अगर 4 है आपके पास तो 3 होना चाहिए। ये पीएच मान, पीएच तो घट रहा है लेकिन कौन बढ़ रहा है? H प्लस बढ़ रहा है। H प्लस का अर्थ यहाँ पे ये होता है बच्चों, अम्लीय गुण बढ़ रहा है। कौन सा गुण बढ़ रहा है? अम्लीय गुण। क्योंकि हमने पढ़ा था पीएच जब भी बढ़ेगा तो H प्लस जब भी घटेगा। ये होते एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूं आपको कि जो उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं, अब आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जो पूछी जाती है इसी को जोड़ के बना रहा हूं। अब यहां तक तो हमने क्या लिख ली? डेफिनेशन। जो ये पूरी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? अर्थात किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार मिलाने पर उस विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात प्रतिरोध करता है, उसे आप क्या बोलोगे? उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक।
जो इससे तो कहते हैं उभय प्रतिरोधक, तथा इसी से आगे जोड़ना है आपको, तथा इस पूरी क्रिया को, तथा इस पूरी प्रक्रिया ले लो आप, तथा इस पूरी प्रक्रिया को उभय प्रतिरोधक क्रिया कहते हैं। उभय प्रतिरोधक क्रिया कहते हैं। ये थोड़ी सी आपको क्या याद रखनी है, इसकी भी डेफिनेशन याद रखनी है। जब आपको वो डेफिनेशन आएगी तो उसमें कुछ नहीं करना, जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को आप नाम दे सकते हो उभय प्रतिरोधक प्रक्रिया या क्रिया। अब पूछा जाता है उभय प्रतिरोधक विलयन, तो इस प्रकार जो विलयन यह गुण दर्शाते हैं, इस प्रकार जो विलयन यह गुण दर्शाते हैं उसे उभय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। बात आई समझ में? हमने अभी तक केवल परिभाषा पढ़ी। परिभाषा में जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसे उभय प्रतिरोधक प्रक्रिया कहते हैं, और जो विलयन होता है, ये गुण दर्शाता है, उसे कहते हैं उभय प्रतिरोधक विलयन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उभय प्रतिरोधक विलयन से आप क्या समझते हैं, या उभय प्रतिरोधक क्रिया क्या है, या पूछा जाता है उभय प्रतिरोधक किसे कहते हैं, या इसी से रिलेटेड आगे हम पढ़ने वाले हैं उभय प्रतिरोधक से आप क्या समझते हैं, तथा इसके गुण समझाइए, तथा इसका महत्व समझाइए पीएच में, यानी मृदा के पीएच में ये किस प्रकार, यानी मिट्टी के लिए किस प्रकार अहम भूमिका निभाता है। हम आगे बढ़ेंगे, जस्ट अगला ही टॉपिक पढ़ेंगे उभय प्रतिरोधक के गुण, यानी इनके क्या क्या गुण होते हैं। उभय प्रतिरोधक के गुण को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा इनका एग्जाम्पल, यानी आप किन को उभय प्रतिरोधक बोलोगे, यानी कौन से सॉल्यूशन को आप बफर विलयन बोलोगे। क्या बोलोगे? बफर विलयन। तो बफर विलयन किन किन से बनता है ये भी आपको सीखना होगा, यानी उनका रासायनिक सूत्र। जैसे अगर आप बोल सकते हो किनको किनको मिलाने से आपके पास क्या मिल सकता है, बफर विलयन। तो आपने एक 10वीं क्लास में पढ़ा होगा प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उसी से कुछ रिलेटेड है। तो मैं बताने जा रहा हूं उभय प्रतिरोधक विलयन। परिभाषा तो हमने पढ़ ली, उभय प्रतिरोधक विलयन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उभय प्रतिरोधक विलयन, या इसे एक नाम आ सकता है एग्जाम में, इंग्लिश में से बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन लिख दो आप, ये थोड़ा आप याद रखना। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने यहां साइड में बता रहा हूं, आपने कुछ 10वीं क्लास में कुछ प्रबल अम्ल पढ़े होंगे, प्रबल अम्ल। आपने कुछ दुर्बल अम्ल भी पढ़े होंगे, दुर्बल अम्ल। और इसी प्रकार आपने कुछ दुर्बल क्षार भी पढ़े होंगे, दुर्बल क्षार। और इसी प्रकार कुछ प्रबल क्षार भी आपने पढ़े होंगे। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट रट लेते हैं बच्चे, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कहां से। उसी को बताने के लिए कुछ इतनी रामायण करनी पड़ रही है। प्रबल क्षार क्या होता है बच्चों? जैसे जो जलीय विलयन में पूरी तरह से घुलकर आयन देते हैं OH-, जैसे KOH। दुर्बल क्षार की मैं बात करूं, दुर्बल क्षार है जैसे अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ले लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। प्रबल अम्ल को तो सब जानते हैं, HCl है, HNO3 है। हाइड्रोजनी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है, वो प्रबल अम्ल सबसे ज्यादा होते हैं, H+ आयन देते हैं। दुर्बल की बात करूं मैं, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड। ये चीजें तो आपको आती है 10वीं में, लेकिन एक हमने 10वीं क्लास में बच्चों पढ़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप अभी जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6
छठा चैप्टर 10वीं क्लास का रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक, वहां आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वहां पे मैंने 3 प्रकार की बताई थी। तो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में इस टॉपिक से हटके बता रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट यहां वापस लाऊंगा, ये चीज आपको पूरी समझ में आई तो बहुत ही ईजी होगा। तो मैं बात करूं उदासीनीकरण की, उदासीनीकरण, तो हमें पता है बच्चों उदासीनीकरण कब होता है, जब एक अम्ल यानी एसिड एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। जब अम्ल व क्षार बनके मिलकर क्या बनते हैं, लवण और जल। यह एक फैक्ट रिएक्शन है, यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके हमेशा एक लवण और जल के अणु बनते हैं। अगर बच्चों ये 3 प्रकार की होती है, अगर दोनों प्रबल हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या हो, प्रबल अम्ल हो और प्रबल भी क्या हो बच्चों, प्रबल भी क्या हो, क्षार। अगर एक बार प्रबल को भूल जाओ, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनेंगे, लवण और जल बनेंगे। ये जो लवण होता है साधारणतः ये उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकार का, उदासीन का। पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त, जब एक आप क्या ले रहे हो, प्रबल अम्ल, आगे ध्यान देना, एक तो आप ले रहे हो प्रबल और दूसरा अम्ल तो प्रबल ले लिया, लेकिन दुर्बल क्या ले लो, क्षार ले लो, दुर्बल क्या ले लो, क्षार। तो जो लवण तो हमें मिलेगा बच्चों, लवण तो मिलेगा, जल भी मिलेगा, लेकिन ये किस प्रकृति का होगा, ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, ये डिपेंड करता है बच्चों इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में से आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग है, अम्ल, तो ये कहलाता है अम्लीय लवण। ये डायरेक्ट आप इसे क्या बोल सकते हो, अम्लीय लवण। और वो भी कौन सा, प्रबल, वो भी कौन सा बोलोगे आप, प्रबल। अब मैं डायरेक्ट वर्ड यूज करता आपके सामने, प्रबल अम्लीय लवण, तो आप सोचते कहां से आया ये वर्ड, तो ये वर्ड यहां से मिला है। प्रबल अम्ल और जब दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं लवण बनता है, वो लवण प्रकृति का होता है, प्रबल अम्लीय लवण की प्रकृति होती है उसकी, और जल साथ में निकलता है। अब बात करूं इसी प्रकार, अगर आप ले लो दुर्बल अम्ल, 3 रिएक्शन, चौथी रिएक्शन कभी संभव ही नहीं है। आप ले रहे हो दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, और एक चीज क्या ले रहे हो, प्रबल क्षार ले रहे हो, क्या ले रहे हो, प्रबल क्षार। इससे जो भी रिजल्ट निकलेगा बनेगा तो लवण बच्चों, उसी तरह लवण और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। लेकिन ये लवण किस प्रकृति का होगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग है प्रबल, कौन सा, वो भी क्षार, तो प्रबल क्षारीय लवण, ये क्या होता है, प्रबल क्षारीय लवण। अब जो एग्जाम्पल लिखे हैं उनकी मैं रिएक्शन भी लिख के बता देता हूं जल्दी जल्दी। यहां से प्रबल अम्ल, यहां से देखो प्रबल अम्ल कौन सा है, ये रहा। यहां पे ले लूं बच्चों मैं रेड पेन से ले लो जिससे आपको साफ दिखाई देगा, HCl ले लिया मैंने। प्रबल क्षार देखो, इस सारणी में से प्रबल क्षार ये रहा, तो आपने ले लिया NaOH, तो जल बाहर निकलेगा, बाकी बनेगा NaCl प्लस H2O। तो ये होता है सामान्य उदासीन प्रकृति का। अगर प्रबल अम्ल, इनमें से कोई प्रबल अम्ल एक ले लो, मैंने ले लिया जैसे HCl, क्या ले लिया, HCl प्लस दुर्बल क्षार कौन सा बच्चों, दुर्बल क्षार NH4OH, तो यहां पे क्या बनेगा, जल निकालना, H और H2O, तो पीछे बचा NH4Cl प्लस H2O। तो जो NH4Cl है वो किस प्रकृति का है, इस अभिक्रिया के अनुसार प्रबल अम्लीय लवण है। और इसी प्रकार दुर्बल अम्ल लेना है, तो कौन सा दुर्बल अम्ल होगा बच्चों, वीक एसिड, ये रहा CH3COOH प्लस प्रबल क्षार कौन सा ले रहा हूं मैं, KOH ले लो या NaOH ले लो, तो यहां पे जल बाहर निकलेगा यहां से, तो पीछे बचेगा CH3COONA। ये लवण तो है लेकिन कौन सी प्रकृति का है, प्रबल क्षारीय लवण। ये वर्ड यहां से आया है, इसीलिए मैंने इतना बताया, पूरा 10th क्लास का आपको वापस बताया है। अब मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा प्रबल क्षारीय लवण, तो आपको समझना होगा कि वो एक वीक अम्ल यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो अब बात कर रहे हैं जो उभय प्रतिरोधक विलयन, वो क्या होता है, वो दो प्रकार से आप बना सकते हो। इसमें आपको एक तो यूज करना होता है दुर्बल क्षार, क्या यूज करना होता है, दुर्बल क्षार, प्लस एक तो आपको यूज करना दुर्बल क्षार और एक यूज करना प्रबल अम्लीय लवण। क्या यूज करना है, प्रबल अम्लीय लवण। अब मैं बच्चों के सामने डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता हूं। ये तो ठीक है, दुर्बल क्षार सब जानते हैं, प्रबल अम्ल भी सब जानते हैं, प्रबल अम्ल का लवण क्या होता है ये आपको इन रिएक्शन से पता चल जाएगा।
प्रबल अम्ल कहाँ है इनमें, देखो ये प्रबल, ये दोनों प्रबल नहीं लेना, हमें केवल प्रबल अम्ल होना चाहिए। तो प्रबल ये बनेगा प्रबल अम्लीय लवण। तो प्रबल अम्लीय लवण का मैं फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकता हूं NH4Cl। ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय लवण। और दुर्बल क्षार इसके साथ कौन होगा बच्चों, दुर्बल क्षार। इनमें से आप दुर्बल क्षार ले सकते हो, ये ले सकते हो दुर्बल क्षार। तो क्या हो जाएगा NH4OH। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसे बोल सकते हो आप बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन। एक तो ये इस तरीके से बनता है। मैंने एक इतने से वर्ड के लिए आपको पूरा डिटेल से बताया है कि ये कैसे बनता है। बात आई समझ में, ये कैसे बनता है। इसी तरह अगर आपको मैं बोलूं, आप ले लो एक तो ये प्रकार हो गया। अब आपने यहां पे दुर्बल क्षार लिया, तो इस बार ले लो दुर्बल अम्ल। क्या ले लो बच्चों, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। और जो प्रबल अम्ल था वहां पे ले लो प्रबल क्षारीय लवण। क्या ले लो, प्रबल क्षारीय लवण। क्या ले सकते हैं हम वहां पे, प्रबल क्षारीय लवण। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये रही हमारे पास सारणी। दुर्बल अम्ल कौन सा है बच्चों, जल्दी से दुर्बल अम्ल को लेके आओ। ये रहा CH3COOH एसिडिक एसिड। ये रहा हमारे पास CH3COOH। जो प्रबल क्षारीय लवण कैसे बनता है, यहां आके देखो। प्रबल कौन है, क्षार प्रबल है, तो जो लवण बनेगा प्रबल क्षारीय लवण बनेगा। तो उसका फॉर्मूला ये रहा CH3COONA। तो इस प्रकार बच्चों हमने बफर विलयन बनाया है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, आप चाहो तो दूसरे फॉर्मूले भी लिख सकते हो। कैसे, यहां पे आप प्रबल अम्लीय लवण कोई और भी बना सकते हो। प्रबल अम्लीय लवण बनता कैसे, मैंने आपको रिएक्शन करके बता दिया। आप कोई दो अम्ल दूसरे लोगे, एक दुर्बल और एक प्रबल, तो उस प्रकार ये फॉर्मूले चेंज भी हो सकता है, लेकिन अनुपात वही रहना चाहिए। जब आप दुर्बल क्षार ले रहे हो तो उसके साथ में हमेशा प्रबल अम्लीय लवण यानी NH4Cl मिलाना होगा। या आप ले रहे हो वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल ले रहे हो, तो उसके साथ हमेशा प्रबल क्षारीय लवण मिलाओगे, तभी आपको क्या मिलेगा, बफर विलयन। अब पढ़ने हम जा रहे हैं इस विलयन के गुण। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, उभय प्रतिरोधक विलयन के गुण। हमने अभी तक इस क्लास में उभय प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, बफर विलयन क्या होता है वो भी पढ़ा। अब इसके जो क्या क्या गुण है यानी क्या प्रॉपर्टीज ये दर्शाते हैं, यानी इसकी विशेषता आप बोल सकते हो। तो प्रत्येक उभय प्रतिरोधक विलयन यानी जो उभय प्रतिरोधक विलयन होता है, उसकी जो पीएच, जो इसकी पीएच वैल्यू होती है, वैल्यू को बोलते हैं मान। जो पीएच मान होता है वो स्थिर रहता है यानी निश्चित होता है। जैसे कितना ही आप उसमें एसिड मिलाओ, कितना ही क्षार मिलाओ, अल्प मात्रा में मिलाओगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। और उसके विलयन में अगर प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। अगर अल्प मात्रा में मिलाओगे तो अपरिवर्तित रहेगा। आप एज इट इज ये परिभाषा लिख सकते हो, उभय प्रतिरोध किसे कहते हैं उसके रूप में ये डेफिनेशन लिख सकते हो। उभय प्रतिरोध विलयन जिनकी पीएच मान निश्चित होती है तथा उस विलयन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही कहते हैं उभय प्रतिरोध। और जो विलयन ये गुण दर्शाते हैं उसे बोलते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन। तो पहला गुण ये हुआ, जो इनका पीएच मान है वो निश्चित रहता है। आप चाहे उसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अगर अल्प मात्रा मिलाओगे, अल्प मात्रा से अगर अधिक मात्रा में मिलाओगे तो चेंज हो सकता है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। दूसरा गुण है, जो उभय प्रतिरोधक विलयन है उसका पीएच मान अधिक समय तक स्थिर रहता है, यानी लंबे समय तक कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। तथा तनुता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तनुता का मतलब अगर आप उसमें पानी डालोगे, तनु विलयन करोगे, अम्ल व क्षार की अपेक्षा अगर पानी की मात्रा भी अगर अधिक डाल दोगे तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं राकेश चौहान मिलता हूं अगली क्लास चैप्टर 3 के पार्ट 5 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।